नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक मास्टर में। उम्मीद है आप और आपकी पढ़ाई दोनों ही बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही होगी। कल के वीडियो में हमने देखा था कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट और सारे फार्मूले जो भी चीज़ें थी हमारे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, सबको एक-एक करके बहुत ही अच्छे से हमने समझ लिया और पढ़ लिया था। तो आज के वीडियो में क्या करेंगे? आज के वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी महत्वपूर्ण और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, जितने भी तरीके के हैं, सभी तरीकों पे बात करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी भी बात करेंगे और जो आ चुके हैं उनकी भी बात करेंगे जी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के 8.1 से क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन उठाते हैं जिसमें बोला गया है कि ट्रायंगल यानी त्रिभुज जो होगा, वो हमने कल बताया था आपको। इस चैप्टर में जितने भी त्रिभुज बताए जाएंगे आपको, वो किस तरीके का त्रिभुज होगा? वो होगा एक समकोण त्रिभुज होगा, जिसमें समकोण त्रिभुज होने का मतलब कि उसमें एक जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा जी, ठीक है। और बाकी दो कोण जो होंगे वो न्यून कोण होंगे, यानी 90 से कम कोण होंगे। तो तीनों का योग कितना बनेगा? तो आप कहेंगे 180 बनेगा जी, ठीक है। चलिए इस आगे दिया है कि ए बी का जो वैल्यू है, ए बी हमारा 24 यानी 24 है। फिर दिया है बी सी का वैल्यू 7 और इसका वैल्यू हमें नहीं दिया है। तो हमें ये नहीं निकालना है, बल्कि निकालने के लिए दिया है क्या? साइन ए की वैल्यू निकालनी है जी, और इसी के साथ कॉस ए की भी वैल्यू निकालनी है। चलिए, तो हमने कल आपको बताया था कि अनुपात में साइन इज इक्वल टू क्या होता है? आप कहेंगे साइन इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो वही बात करें, cos इज इक्वल टू क्या होता है? तो आप कहेंगे cos इज इक्वल टू हमने कल पढ़ा था कि आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। हमने इतना कल पढ़ चुका था और जान भी चुके थे। चलिए, तो अब हम कैसे जानेंगे कि इसमें कौन सा लंब है कौन सा कर्ण है? तो हमने आपको बताया था, ये पता करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कौन सा एंगल लिया गया है। आप कहेंगे ए लिया गया है, ए कहाँ पे है? तो आप कहेंगे यहाँ पे सबसे ऊपर दिखाई पड़ रहा है जी। तो हमने आपको बताया था कि जो भी एंगल बोला जाएगा उसके ठीक सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगा? आप कहेंगे लंब होगा जी, ठीक है। तो ये जो 7 है वो लंब हो जाएगा, ठीक है। दोनों में ए दिया है तो हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ए को ही लेके चलना है और लंब 7 ही होगा दोनों में, ठीक है। कॉस में लंब की बात नहीं करेंगे हम, तो किस चीज की बात करेंगे? आप कहेंगे आधार की। तो हमने बताया था कि जो भी तिरछी लाइन होगी वो हमेशा क्या होगी? कर्ण होगी जी। इसके अलावा जो बचेगा वो क्या होगा? आप कहेंगे आधार होगा। चलिए, तो 24 क्या होगा? आधार होगा जी। चलिए, ठीक है। अब हमें सारी चीजें पता चल गई हैं, बस हमें क्या पता करना है? कर्ण की वैल्यू नहीं पता है जो दोनों में यूज हो रहा है। तो क्या करेंगे? हम कर्ण की वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया था? हमने कल पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा था, जो था कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। आप कहेंगे कर्ण तो हमें नहीं पता है और यही हमें क्या करना है? निकालना है। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब क्या दिया है? आप कहेंगे 7 दिया है, 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार क्या है? आप कहेंगे 24 है, तो 24 का भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। उम्मीद है कि ये स्क्वायर आप सभी को पता होंगे, क्योंकि 8th और 9th में आप सभी को पढ़ाया गया होगा। नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं कि 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 यानी 49 प्लस का 24 का स्क्वायर होता है 576 यानी 576, और दोनों को ऐड करेंगे तो आप कहेंगे 625 होगा जी। तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या 625 किसी का स्क्वायर है? तो आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो हम आपको बताएंगे कि जब कर्ण स्क्वायर है, यहाँ पे हमें पता करना है क्या? हमें तो कर्ण का वैल्यू पता करना है। जब स्क्वायर को दूसरे साइड भेजेंगे तो आप कहेंगे तो ये तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, और स्क्वायर रूट से बाहर चीजें कब आती हैं? आप कहेंगे जब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हम कहेंगे 625 तो 25 का परफेक्ट स्क्वायर है जी। तो यानी कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? आप कहेंगे 25, ठीक। इतनी बात पता होने के बाद हम सीधे इस पे अपने क्वेश्चन पे आएंगे। साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा? आप कहेंगे लंब 7 है बटे कर्ण क्या है? 25। तो आप कहेंगे साइन ए की वैल्यू जो होगी वो 7/25 होगी। पहले वाले का आंसर हमारा निकल करके आ गया है जी। कॉस ए क्या?
तो आप कहेंगे cos इज इक्वल टू होता है, हमने देखा आधार बटे कर्ण, हम पूछेंगे आधार क्या है, आप कहेंगे 24, तो 24 लिखेंगे ऊपर और नीचे क्या लिखेंगे, कहेंगे कर्ण, कर्ण हमने अभी निकाला है 25, 25 यहाँ पे देख सकते हैं आप, और दूसरा भी हमारा निकल के देखिए आप। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आप बढ़ते हैं दूसरे टाइप के सवाल को की तरफ और उसको भी अच्छे तरीके से समझ के सॉल्व करेंगे। दूसरा सवाल हमारा क्या कहता है, दूसरे सवाल में एक ट्रायंगल बना करके दिया है आपके चैप्टर में, उसमें बनाया है क्या, आप देखेंगे आपको पता होगा कि कौन सा ट्रायंगल बनेगा, आप कहेंगे समकोण त्रिभुज ही बनेगा, उसके अलावा तो कुछ बनने नहीं वाला। तो कहेंगे जी बिल्कुल वही बनेगा, ए बी सी। लेकिन आपके बुक में कुछ और दिया है, ए बी सी की जगह पी क्यू आर दिया है जी, पी क्यू और आर। इसमें क्या बोला गया है, इसमें 12 और 13 ये दोनों वैल्यू दी हुई है, इसका मान हमें पता करना है और इसके साथ साथ हमें निकालना क्या है, हमें निकालना ये है कि tan p माइनस cot r, इसके बराबर हमें पता करना है कि क्या होता है। उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उससे पहले हमें क्यू आर की वैल्यू पता होनी चाहिए, इसके अलावा भी कुछ पता होनी चाहिए क्या, तो हम बोलेंगे कि tan और cot का अनुपात पता होना चाहिए कि इसके बराबर क्या होता है। हमने कल पढ़ा था कि tan बराबर होता है क्या, आप कहेंगे लंब बटे आधार, ठीक है, और cot वाले बटे क्या होता है, आप कहेंगे ठीक इसी को उल्टा, क्या, आधार बटे लंब। चलिए इतनी बात तो आपको पता है, अब हम बढ़ेंगे आगे की ओर और क्या पता करेंगे, और हम पता करेंगे क्यू आर क्या है। तो आप कहेंगे ये तो पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा जी। तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, आप कहेंगे लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कर्ण हमारा दिया हुआ है, तिरछी लाइन हमें दी गई है, क्या है 13 है, 13 का स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू हमारा लंब दिया गया है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में हमें क्या निकालना है, आप कहेंगे आधार निकालना है, तो आधार का स्क्वायर हम लिख देंगे। चलिए अब नंबर्स को एक तरफ करेंगे तो 13 का स्क्वायर होगा, तो आप कहेंगे 169 माइनस का, जब साइड चेंज होता है तो चिन्ह भी बदल जाते हैं, और 12 का स्क्वायर क्या होगा, आप कहेंगे 144 होगा, बराबर आधार का स्क्वायर। दोनों को माइनस करेंगे, आप कहेंगे 25 आएगा, और ये आधार का स्क्वायर है, लेकिन हमें आधार का स्क्वायर नहीं केवल आधार चाहिए, तो हम स्क्वायर रूट में बदल देंगे और आएगा आधार बराबर क्या, आप कहेंगे आधार बराबर हमारा आ जाएगा 5, ठीक है। उम्मीद है ये कैसे आया है, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब निकालेंगे हम tan p की वैल्यू, आप कहेंगे ये कैसे निकलेगा, तो हमने आपको बताया था कि एंगल के ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी, उस एंगल के रिस्पेक्ट में लंब होगी जी। तो हम यहाँ पे लंब लिखेंगे, लंब बराबर 5 दिया है। अगर ये लंब होगा तो दूसरी सीधी लाइन क्या होगी, आप कहेंगे आधार होगी, किसके रिस्पेक्ट में, आप कहेंगे एंगल p के रिस्पेक्ट में। तो एंगल p के रिस्पेक्ट में ये आधार हुआ और ये लंब हुआ, आप कहेंगे कि tan p बराबर लंब बटे आधार ही होता है, इसका तो कोई काम ही नहीं है, तो क्या होगा 5 बटे 12। चलिए ठीक है, इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। तो cot r क्या होगा, क्या यही दोनों ऐसे ही होंगे, पलट देंगे इसको, तो आप कहेंगे नहीं, यहाँ पे एंगल चेंज हो गया है तो वैल्यू भी हो सकती है चेंज हो जाए, बिल्कुल चेंज होगी। तो कैसे चेंज होगी, अब r के ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। यहाँ पे ये आधार नहीं होगा, यहाँ पे cot r के केस में ये लंब होगा और ये हमारा क्या होगा, आधार होगा, ठीक है। कॉट के केस में 12 हमारा लंब है और आधार क्या है 5, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आधार बटे लंब, आधार क्या है आप कहेंगे 5 है और लंब क्या है आप कहेंगे 12 है। तो आप कहेंगे ये तो दोनों बराबर ही आ गए। आपसे मैं पूछूं कि अगर 2 माइनस 2 करूंगा तो क्या आएगा, आप कहेंगे सिंपल सी बात है 0 ही आएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अगर आप हमें 2 रुपये दे करके 2 रुपये वापस ले लेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। ठीक वैसे ही इसमें से इसको हटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, आप कहेंगे 0 के बराबर आएगा, यानी 0 हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है
तीसरा क्वेश्चन जो है वो अलग तरीके का नहीं, कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही आसान तरीका है। कहता है कि यदि साइन ए इज इक्वल टू, क्या दिया है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालने के लिए बोल रहा है कॉस ए और क्या निकालना है, tan ए का मान निकालना है। चलिए, यानी कि इन दोनों की वैल्यू हमें पता करनी है कब, जब हमें इतना दिया हुआ है, ठीक है, इतना दिया हुआ है, फिर हमें ये चीज हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगी, तो बात आती है फिर वही, साइन इज इक्वल टू क्या होता है, साइन इज इक्वल टू किसका अनुपात होता है, आप कहेंगे, तब से हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि जो यहाँ पे दिया है वो ठीक इसके बराबर होगा, यानी कि 3/4 दिया है तो लंब हमारा 4 होगा और कर्ण हमारा भी लंब हमारा 3 होगा और कर्ण हमारा 4 होगा जी। तो हमें क्या नहीं पता है, अब कहेंगे दो चीजें तो पता चल गई, आधार हमें निकालना है तो आधार भी निकाल लेते हैं। आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, आप कहेंगे फिर वही करेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय। तो वो कैसे होगा, तो हम कहेंगे कर्ण का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हमें क्या क्या पता है, कर्ण और लंब पता है, आधार निकालना है तो कर्ण की वैल्यू रखेंगे 4, 4 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू आधार है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब पता है लंब 3, तो 3 का स्क्वायर, नंबर को एक साइड करेंगे यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर। 16 में से 9 घटाएंगे, आप कहेंगे घटाना तो हमें आता है, कितना होगा 7 होगा, और आधार का स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आएगा, आप कहेंगे कि आधार इज इक्वल टू रूट में 7 आ गया जी। तो हमें क्या पता चला, आधार क्या है, आधार रूट में 7 है, ठीक है। अब चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, तो cos ए इज इक्वल टू क्या होगा, आप कहेंगे यहाँ भी तो एंगल है ए और ए, तो हमने कहा कि यहाँ पे एंगल है लेकिन सब में सेम ही एंगल है, यहाँ पे साइन के साथ भी ए है, कॉस के साथ भी ए है और tan के साथ भी ए है, तो इस केस में हमारा लंब आधार और कर्ण तीनों के केस में सेम होगा, बराबर होगा और वही होगा। तो ठीक है, तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, तो हमारा ये 3 क्या है, लंब है, 4 क्या है, कर्ण है, और आधार क्या है, आप कहेंगे रूट में 7 है। तो हम पूछेंगे आपसे कि cos इज इक्वल टू किसका अनुपात होता है, तो आप कहेंगे ठीक कि वही होता है, क्या हमने पढ़ा था, आधार बटे कर्ण। हम आपसे पूछेंगे आधार क्या है, तो हमने अभी निकाला रूट में 7, कर्ण क्या है 5, साइन के ठीक नीचे वाली बात 4, यानी कि cos a का मान क्या आ जाएगा, आप कहेंगे रूट में 7/4 आएगा। कहेंगे कि tan a भी निकाल दीजिए, कहेंगे चलिए निकाल ही देते हैं, tan a इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता, लंब बटे आधार होता है, तो आप कहेंगे लंब तो 3 दिया है, आधार हमने निकाल ही दिया है 3/√7, और यही हो जाएगा हमारा tan की वैल्यू। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही आते हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही आसान। और अगला जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है वह है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपको बोला जा रहा है कि एक दो ट्राइंगल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी और सी, दूसरा ट्राइंगल है, क्या है, दूसरा ट्राइंगल है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ट्रायंगल बना करके नहीं दिया है, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं ए बी एफ और ए जे और के, इसको हम देखते हैं। और यहाँ पे कहा गया है कि
जो एंगल बी है और एंगल ए जो है वो दोनों न्यून कोण है। तो हम इसको यहाँ पे न लिख करके हम इसको यहाँ पे लिखते हैं बी और ए, बी और ए, और यहाँ पे हम लिख देते हैं और यहाँ पे आर भी लिख देते हैं। चलिए, तो हमें बोला जा रहा है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, इक्वल नहीं, हमें इक्वल करना है, यानी क्या हमें करना है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हमें क्या करना है, प्रूव करना है जी। तो दिया क्या गया है, आप कहेंगे दिया हमें बहुत ही सिंपल चीज दिया है, क्या, cos ए इज इक्वल टू cos बी दिया गया है, हमें इतनी चीज दी हुई है। तो इसके दम पे हम क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे कि इनकी रेशियो को इन ट्रायंगल के बेस पे हम लिख सकते हैं। तो कहते हैं चलिए लिखिए, cos ए इज इक्वल टू क्या होगा, आप कहेंगे आधार बटे कर्ण होता है cos का मान, तो ए के ठीक सामने वाली भुजा लंब होगी, तो इसके नीचे की सीधी लाइन क्या होगी, आधार होगी। आधार क्या है, तो आप कहेंगे आर ए बटे कर्ण क्या होगा, आप कहेंगे जे ए। ठीक, अब cos b की बात देख लेते हैं। तो cos b में b के सामने की भुजा ये होगी, तो ये लंब होगा हमारा, इसके ठीक नीचे एफ बी जो होगा वो आधार होगा और कर्ण हमारा बी ई होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब चलिए बात को हम आगे बढ़ाते हैं, और क्या हम इसके बराबर हम कोई नियतांक ले लेते हैं कि, ठीक है, इसके बराबर एक नियतांक, नियतांक मतलब उसका मान बदल लेना। ठीक है, अब चलिए इन दोनों में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ई एफ इज इक्वल टू, पहले ट्रायंगल ई एफ बी में लगाएंगे। ठीक है, ई एफ बी में जब लगाएंगे तो ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर यानी ई बी का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होगा, तो क्या होगा, एफ बी का स्क्वायर। ठीक है, इतना हुआ। अब ट्रायंगल जे आर ए में लगाएंगे, तो आप कहेंगे कि जे आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ये कर्ण क्या है, जे ए का स्क्वायर माइनस आर ए का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों हमारा आ चुका है, और हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे ई एफ की वैल्यू अगर निकालें तो यहाँ पे रूट के अंदर हो जाएगा ये, और यहाँ भी जे आर की वैल्यू निकालें तो ये भी हमारा रूट के अंदर हो जाएगा जी। चलिए, इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि ईबी की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, ईबी को अगर हम इधर भेजते हैं तो यहाँ पे एफ बी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ईबी ही आ जाएगी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको लेकर के एफ बी अपान बी ई इज इक्वल टू के लिखते हैं, तो हमें निकालना क्या है, एफ बी की वैल्यू अगर हम निकालें तो इस पूरे को हम के के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप कहेंगे एफ बी इज इक्वल टू बी ई इंटू के होगा। तो चलिए इसकी वैल्यू हम उठा करके यहाँ पे रखते हैं, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं ई एफ इज इक्वल टू रूट में ई बी का स्क्वायर माइनस, तो एफ बी का वैल्यू कितना है, बीई के, बीई का स्क्वायर और के का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, तो देखिए जे आर की जो वैल्यू है वो कितनी, रूट के अंदर जे ए माइनस आर ए, यहाँ पे जे ए दिया है, इसको भी ठीक वैसे लिखते हैं। आर ए की वैल्यू क्या होगी, जब जे ए को उठा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आप कहेंगे जे ए इंटू में के हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी वैसे ही लिखेंगे, जे ए का स्क्वायर, यहाँ पे जे ए का स्क्वायर इंटू में के। ठीक है, के का भी स्क्वायर। चलिए अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिएगा, आप कहेंगे क्या ध्यान से देखना है, तो हम कहेंगे एक सेकंड,
इसको हटाते हैं हम यहाँ से, और यहाँ पे ई बी स्क्वायर इज इक्वल टू इतना हुआ है, तो ई एफ अपान इन दोनों का अगर हम रेशियो लें, ई एफ अपान जे आर इज इक्वल टू क्या होगा, आप कहेंगे कि रूट में ई एफ का वैल्यू कितना है, आप कहेंगे ई बी को अगर हम ई बी स्क्वायर को अगर हम कॉमन करते हैं तो हमारे पास आएगा 1 माइनस के स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, आप कहेंगे रूट में जे ए स्क्वायर कॉमन होगा और 1 माइनस के स्क्वायर आएगा। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब क्या करेंगे, ई एफ अपान जे आर करेंगे और इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, इस रूट को अलग अलग डिवाइड कर देंगे। कैसे, देखिएगा यहाँ पे रूट में ई बी का स्क्वायर और इनटू में रूट में 1 माइनस के का स्क्वायर। ठीक ठीक वैसे ही नीचे भी करेंगे। क्या करेंगे, आप कहेंगे कि जे ए का स्क्वायर रूट के अंदर और इनटू में रूट में ही क्या करेंगे 1 माइनस के का स्क्वायर। आप कहेंगे कि यहाँ पे तो ये दोनों सेम हो जा रहे हैं तो दोनों को काट देंगे। इसके बाद क्या होगा, तो आप कहेंगे रूट के अंदर जब एक ही चीज स्क्वायर है तो रूट को हटा करके स्क्वायर को भी हटा देते हैं। तो हम कहेंगे ठीक है, आपकी जैसी मर्जी, अगर आप हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। तो हम कहेंगे ठीक है जी, हम भी हटा देते हैं इसको। तो क्या आप देख पाएंगे, आप देखेंगे कि जब ये कट गया तो हमारे सामने ये हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप कहेंगे ये वाला चीज तो हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, ई बी बटे जे ए, ई बी बटे जे ए, ई बी बटे जे ए। आप कहेंगे कैसे, तो हम कहेंगे कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो क्या होगा, ये बी एफ जो होगा, एफ बी जो होगा वो इसके नीचे आ जाएगा, और यहाँ क्या होगा आर ए बटे एफ बी, और जे ए उठ करके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो जे ए बटे बी ई इज इक्वल टू के था। ठीक है, तो यही चीज तो यहाँ आ गई है, मिलाइए एक बार और कहेंगे कि जी बिल्कुल ये चीज तो यहाँ ही आ गई है, और जब इसके बराबर भी ये हो गया है तो क्या हम इन सभी के इन दोनों के बराबर भी इसको लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी बिल्कुल, इसको तो हम लिख सकते हैं ई एफ बराबर जे आर। तो आप कहेंगे कि ये तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर हो गया है, ये भुजा इसके अनुपात के बराबर हो गई है, ये भुजा इस भुजा के अनुपात के बराबर, और ये भुजा इसके भुजा के अनुपात के बराबर हो गया। जब तीनों भुजाएं आपस में एक समानुपात में हो जाती हैं तो यहाँ पे एक सर्वांग लगता है, और होगा क्या, ट्रायंगल ई एफ बी सर्वांग होगा किसके, समरूप होगा किसके, कहेंगे कि जे आर ए के। तो जो हमारा ट्रायंगल होगा बी, कोण बी इक्वल होगा कोण ए के। तो यहाँ से हमारा ये प्रूफ होता है। प्रूफ को देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं, और आगे की क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके का प्रश्न। अगला जो क्वेश्चन आने वाला है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है वो क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसमें दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें कोण बी जो है वो समकोण है, बी समकोण है, ए और बी समकोण मतलब 90 डिग्री का है, और उसमें दिया है कि tan A इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, और tan बराबर क्या होता है हमारा, आप कहेंगे कि tan बराबर तो हमारा लंब बटे आधार होता है जी। ठीक है, लंब बटे आधार होता है, और tan A इज इक्वल टू यहाँ पे ये है। ठीक है, तो यानी इसके अनुसार ये लंब हुआ और ये आधार हुआ, तो क्या होगा, ये आप कहेंगे कोण होगा। चलिए, तो हमें निकालना क्या है, हमें दिया हुआ है साइन ए इंटू में कॉस सी
प्लस का कॉस ए इंटू में साइन सी। चलिए इसकी वैल्यू हमें निकालनी है इसके आधार पे, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं कि कैसे इसको हम निकालेंगे, ठीक है। आप कहेंगे कि ये तो लंब और आधार दे चुका है, यानी कि लंब हमें कितना दिया है, आप कहेंगे लंब हमें 1 दिया है और आधार कितना दिया है, रूट में 3। और जब इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो कर्ण किसके बराबर आएगा, आप कहेंगे 3 और 1 4 के बराबर आएगा जी, ठीक है। चलिए 3 और 1 4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे ये तो 2 के बराबर आएगा, ठीक है। अब चलेंगे निकालने साइन ए की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब क्या होगा इसमें, साइन ए है, यानी कि यही होगा एंगल, और लंब यही होगा और कर्ण भी यही होगा, तो आप कहेंगे लंब बटे कर्ण यानी 1/2 होगा जी, गुणे कॉस सी। अब हमें ये सी है तो सी की वैल्यू देखेंगे, यानी कि कोण सी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो आप कहेंगे कोण सी के रिस्पेक्ट में ये लंब होगा हमारा, ये लंब होगा, लंब क्या है इस केस में रूट, लेकिन हमें कॉस में लंब तो देखना ही नहीं है, आधार देखना है, तो यहाँ पे ये आधार होगा सी बी, तो आधार क्या है, आप कहेंगे 1 है और कर्ण फिर से 2 है, प्लस आप कहेंगे कॉस ए, यानी अब ए से ही देखना है तो हमें आधार क्या होगा, आप कहेंगे ये होगा, नहीं माफी चाहूंगा, ए के रिस्पेक्ट में देखना है, या हम यहाँ पर दूसरा एंगल बना लेते हैं, ध्यान दीजिएगा बी ए और सी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हाँ यहाँ पे हम कोण सी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो यहाँ पे ये लंब होगा हमारा और ये यहाँ पे आधार होगा और ये यहाँ पे कर्ण होगा। चलिए ये हमें 1 दिया है, ये यहाँ पे √3 दिया है और ये यहाँ पे 2 दिया है। अब ध्यान दीजिए cos a के रिस्पेक्ट में बोला गया है तो क्या है, आधार बटे कर्ण होगा, आधार क्या है, आधार है हमारा √3 बटे कर्ण क्या है, आप कहेंगे 2। साइन सी यानी सी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो साइन लंब होगा, यानी लंब √3 है और कर्ण 2 है, तो यहाँ पे √3/2 होगा। अब गुणा कर देंगे और जोड़ देंगे तो कहेंगे कि 1/2 का गुणा 1/2 में करेंगे, यानी 1 का गुणा 1 में, 2 का गुणा 2 में, तो आप कहेंगे 1/4 होगा, ठीक है। प्लस करेंगे किसको, रूट में 3 और रूट में 3 का गुणा करेंगे तो रूट हटेगा और 3 बचेगा केवल, और यहाँ पे 2 का गुणा 2 में करेंगे आप कहेंगे 4 बचेगा, ठीक है। बेस सेम है तो ऊपर सीधे जोड़ देंगे, आप कहेंगे 3 और 1 4 होगा, बटेगा 4, दोनों को कट करेंगे, आंसर में आपका 1 आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था और आसान सवाल था। इस तरीके के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 नंबर में पूछे जाते हैं। और चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और प्रश्नों को आगे की ओर बढ़ाते हैं। आगे जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, वो क्वेश्चन नंबर 10 है और यह बहुत ही बेहतरीन तरीके का प्रश्न है, जिसमें बोला गया है कि एक ट्रायंगल है PQR, जिसमें कोण Q 90 डिग्री है और PQR है। इसमें दिया गया है कि PQ जो है वो 5 के बराबर है और यहाँ पे R रहेगा, PQ 5 के बराबर है और PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 दिया गया है। ये हमें सवाल में दिया गया है और हमें निकालना है साइन P और cos P और tan P का मान। क्या क्या निकालना है, साइन P, cos P और tan P का वैल्यू, ये तीनों का मान हमें निकालना है किसके बलबूते पे, इन दिए गए डाटा के बेस पे हमें इसका मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे कि ये लंब का वैल्यू तो दे दिया है, आधार का और कर्ण का जोड़ के दिया है, तो हम कैसे अलग अलग करेंगे, तो हम कहेंगे
याद करिए कि जब हमें इस तरीके के सवाल करने होते थे तो हम किसका यूज करते थे, आप कहेंगे पाइथागोरस का यूज करेंगे। तो क्या होता था, आप कहेंगे कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आप कहेंगे ठीक है। चलिए हम P को यहाँ लिखते हैं और R को यहाँ लिखते हैं, तो 5 यहाँ पे होगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, तो जो हमारा लंब होगा वो ये होगा क्यू आर, आधार हमारा ये नीचे का बेस होगा और कर्ण हमारा ये हमारा होगा क्या, ये आर है और ये हमारा पी है। ठीक है, चलिए तो कर्ण क्या होगा, आप कहेंगे आर पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लंब क्या होगा, आप कहेंगे आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या होगा, कहेंगे पी क्यू का होल स्क्वायर। चलिए अब बात को आगे बढ़ाएंगे, तो आप कहेंगे कि हमें क्या दिया है, हमें दिया है पी क्यू दिया है 5, तो हम इसी को लिख लेंगे 5 का स्क्वायर क्या होगा, आप कहेंगे 25 होगा जी। ठीक है, 25 होगा। अब इसके आगे हम क्या लिखेंगे, इसके आगे अगर हमें क्यू आर की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। तो क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा 25 माइनस का पी आर को उधर घटा देंगे तो पी आर यहाँ आ जाएगा जी। तो क्यू आर की वैल्यू हमें क्या आई 25 माइनस पी आर, तो क्यू आर के जगह हम लिख देंगे 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। आर पी या पी आर बात एक ही है, तो पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस स्क्वायर को हम खोलेंगे तो फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसी के बेस पे तो 25 का होल स्क्वायर होगा प्लस पी आर का होल स्क्वायर माइनस होगा 2 इंटू ए क्या है 25 इंटू पी आर प्लस का 25 यानी 25। अब क्या 25 का स्क्वायर 625 प्लस का पी आर का स्क्वायर पी आर स्क्वायर ही होगा माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे, हम कहेंगे 50 पी आर होगा और प्लस का पी 25 होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। और चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे पी आर स्क्वायर आप कहेंगे, अब इसको जोड़ देते हैं, फिर 625 और 25 को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे कितना होगा, तो 650 होगा जी। ठीक है, अब पी आर स्क्वायर है और पी आर स्क्वायर इधर भी है, तो दोनों तरफ से कट जाएगा, इधर बचेगा 0 और यहाँ पे क्या बचा फिर, आप कहेंगे इसको तो जोड़ ही दिया, इसके बाद बचा क्या 50 पी आर। ठीक है, इसको उठा करके इधर लाते हैं तो कहेंगे साइन बदलेगा, इधर होगा 50 पी आर प्लस का इज इक्वल टू 650। इसके बाद क्या होगा, तो पी आर इज इक्वल टू होगा 650 बटेगा 50, कट करेंगे आप कहेंगे 13 आ जाएगा। किसकी वैल्यू, पी आर की वैल्यू। पी आर कहाँ है, आप कहेंगे कर्ण है 13 है, तो ये क्यू आर कैसे आएगा, आप कहेंगे ठीक वैसे ही यहाँ से क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर हमने लिखा था, तो पी आर का मान हमें पता चल गया 13, तो 25 में से 13 घटाएंगे तो आप कहेंगे केवल 12 ही आ रहा है, यानी क्यू आर क्या होगा 12 होगा। ठीक है, 12 आ गया, यानी कि हमें तीनों की वैल्यू पता चल गई है, हमें निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब निकाल लेते हैं साइन पी बराबर क्या होगा, आप कहेंगे लंब बटे कर्ण, तो लंब यानी साइन पी से देखा है ये सीधे लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। ठीक है, तो लंब क्या है, कहेंगे 12, कर्ण क्या है 13, यानी साइन पी की वैल्यू 12/13। तो वैसे ही cos p भी निकालेंगे, cos p इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आप कहेंगे आधार तो 5 है तो कर्ण भी हमें पता है 5/13 हो जाएगा नहीं। अगला क्या है, अगला है tan p, tan p इज इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो आप कहेंगे ये क्या है, लंब तो हमने देखा 12 है और आधार 5 है, तो हमने देखा कैसे ये सवाल सॉल्व हो गया और अच्छे तरीके से आपने समझ भी लिया होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है आपसे। तो चलिए बातों को आगे बढ़ाते हैं और कुछ अन्य तरीके के सवाल भी देखने का प्रयास करते हैं।
अब हम बात करेंगे 8.2 की। 8.1 में जितने भी तरीके के सवाल थे हमने सॉल्व किए और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको भी समझ में आया होगा। अब चलिए 8.2 में सॉल्व करेंगे सभी तरीके के सवालों को और कुछ सवाल आपके लिए भी छोड़ेंगे। तो 8.2 में किस बेसिस पे सभी सवाल हैं, तो हमने जो कल टेबल की बात की थी, आप कहेंगे कौन सी टेबल की, हम कहेंगे जो एंगल वाली टेबल थी सभी अनुपात के रूप में, यानी 0, 30, 45, 60 और 90 की जो हमने टेबल बनाई थी उन 6 के 6 अनुपातों की, केवल उसी बेस पे ये दूसरा जो आपका 8.2 है वो सभी सवाल इसी कॉन्सेप्ट में है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं जो दिया है sin 60 इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 इंटू में cos 60। ये हमारा पहला क्वेश्चन है और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए इन सभी का मान। तो उम्मीद है आप कल के वीडियो से कहाँ पे चाहूंगा ये, तो 8.2 में हम देखने वाले हैं क्या, एंगल बेसिस पे जो भी क्वेश्चन थे उनको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कुछ इस प्रकार से, और उम्मीद है ये सारे एंगल की वैल्यू आपको याद होगी। तो चलिए हम भी देखते हैं। sin 60 की वैल्यू हमने देखा था कल कितना था, तो आप कहेंगे sin 60 की वैल्यू तो हमने देखा था कि रूट में 3/2 था, इंटू में cos 30 की वैल्यू, तो आप कहेंगे ये भी तो उतना ही था जी, रूट में 3/2 प्लस का sin 30 की वैल्यू 1/2 देखा था हमने, और इंटू में cos 60 की वैल्यू ये भी 1/2 थी। आप कहेंगे कितना होगा फिर जोड़ने पे, तो आप कहेंगे रूट में 3 का गुणा रूट में 3 होगा तो 3 हो जाएगा, और 2 का गुणा 2 में होगा 4 हो जाएगा, प्लस का 1 का गुणा 1 में 1 और 2 का गुणा 2 में 4, नीचे इक्वल है, तो आप कहेंगे 3 और 1 4 होगा, बटेगा 4, एक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल था। अब इसी बेस पे एक दूसरा सवाल करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या वो आसान है या नहीं। तो आपका तीसरा जो क्वेश्चन कहता है, कह रहा है कि cos 45/sec 30 प्लस का cosec 30। ठीक है, चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, और ये केवल और केवल जो ये 8.2 है वो एंगल के बेसिस पर ही सारे सवाल दिए गए हैं। तो इसमें कैसे होगा, cos 45 की वैल्यू क्या होगी आपसे पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे 1/√2 होगा। ठीक है, मान लेते हैं 1/√2। तो sec 30 की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे कि sec 30 की वैल्यू तो हमें 2/√3 होगी, यानी 2/√3 होगी, और प्लस का कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि कोसेक 30 की जो वैल्यू होगी वो होगी 2g, वो 2 के बराबर होगी। ठीक है, तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, तो √3 की मल्टीप्लाई 2 में होगी, तो आप कहेंगे यहाँ पे 1/√2 ये होगा, और √3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, तो आप कहेंगे 2 प्लस का 2√3 अपन यहाँ पे नीचे √3 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का गुणा सबसे ऊपर और सबसे नीचे का गुणा होता है आपस में, और जो बीच में दोनों होते हैं उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो चलिए करके देख लेते हैं कितना आता है। √3 ऊपर जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, √3 ही आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, रूट में 2 है, इसका मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 2 प्लस 2 √3 से। चलिए इतनी बात समझ में आई होगी। अब बात को हम आगे बढ़ाते हैं। ये उम्मीद है कि ऊपर का क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, तो इसको मिटाते हैं हम और इसको ऊपर की ओर ले जाते हैं। तो हमें यहाँ पे ये चीजें प्राप्त हुई हैं, तो हमें क्या हुआ है, रूट में 3 क्या मिला है, रूट में 2 इंटू में 2 माइनस 2 प्लस 2 रूट में 3, इतना प्राप्त हुआ है जी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 और 2 यहाँ पे कॉमन आ सकता है, तो कॉमन कर लेंगे, तो आप
2√3/2 पर रूट पहले से था, √2 पहले से था, तो यहाँ पे क्या बचेगा, आप कहेंगे 2 कॉमन कर दिया तो 1 बचेगा, प्लस का 2 हट गया तो यहाँ पे √3 बचेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो बात को आगे बढ़ाते हैं, और इतना ही हमारा क्वेश्चन आ जाएगा अगर आप परमीकरण न करें तो। ठीक है, चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं, और इसमें सभी क्वेश्चन उसी तरीके के हैं। इसी को देखते हुए हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला हम लेंगे जो कि एक एमसीक्यू तरीके का है, और आप देख लीजिए कि एमसीक्यू तरीके के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि 2 tan 30 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए, तो 2 को हम वैसे ही रहने देंगे। tan 30 की वैल्यू पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 1/√3 होता है, अपान 1 प्लस tan स्क्वायर √30 की वैल्यू कितनी हुई, तो tan 30 की वैल्यू हमने देखा 1/√3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, आप कहेंगे 1/3 होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसको वैसे ही लिखेंगे 2/√3, 2 का मल्टीप्लाई 1 नहीं होगा, तो अब यहाँ पे 3 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, आप कहेंगे कि 3 प्लस का 1/3। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं, तो कैसे बढ़ेगा बात, तो आप कहेंगे कि 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा, यानी हमने अभी आपको बताया जब 4 बटे हों तो सबसे नीचे और सबसे ऊपर वाले का मल्टीप्लाई आपस में होता है, आप कहेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा जी। अब बीच वाले का मल्टीप्लाई होगा तो बीच वाले का मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, 3 और 1 को जोड़ देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कहेंगे आप 4 आ जाएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई √3 के साथ करेंगे तो 6/4 √3, कहेंगे कटेगा तो कहेंगे जी बिल्कुल कटेगा, यहाँ पे 3 और 2 बचेगा तो आप कहेंगे 3/2 √3। ठीक है, तो आप कहेंगे कुछ कटेगा क्या, तो हम कहेंगे 3 बराबर क्या होता है, 3 बराबर 2 बार √3 का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार तब हमें 3 प्राप्त होगा, तो हम आप कहेंगे कि तब तो 3 को हम 2 बार √3 लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे जी बिल्कुल वैसा ही लिख दीजिए, और फिर क्या करेंगे आप, फिर वही करेंगे, क्या काट देंगे, √3 से √3 कटेगा, आप कहेंगे तब तो हमारे पास √3/2 आ गया, हम कहेंगे यही आपका आंसर होगा जी। ठीक, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, आप कहेंगे ये तो हमारी साइन 30 की भी वैल्यू होती है, नहीं साइन 60 की भी वैल्यू होती है, कॉस 30 की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू होती है। आपके ऑप्शन में इन दोनों में से ये दिया गया है और 3 अन्य दिए गए हैं जिनकी वैल्यू ये नहीं होती है, तो आपका ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो केवल इसी तरीके के आपके क्वेश्चन में सवाल दिए गए हैं, मतलब आपके 8.2 एक्सरसाइज में सवाल दिए गए हैं, और अब हम बढ़ेंगे अगले एक्सरसाइज की ओर, क्योंकि इसमें सभी जो प्रश्न हैं वो इसी तरीके के हैं, बहुत ही आसान तरीके के, और हम बढ़ेंगे 8.3 की तरफ। ठीक है, चलिए उससे पहले हम इसमें देख लेते हैं, एक अलग तरीके का क्वेश्चन दिया गया है जिसमें दिया गया है साइन 2a यानी कि ए थीटा है, यानी कोई एंगल है, और यहाँ पे दिया गया है 2 sin a। पूछा जा रहा है ये कौन से एंगल पे, यानी कि ए के किस वैल्यू पे ये पॉसिबल हो सकता है, यानी ये इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन में आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक दिया गया है 0, एक 30, एक 45 और एक 60 या 90 दिया गया। मान लीजिए हम पांचों पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, जब हम 0 इसकी वैल्यू रखेंगे तो 2 × 0 करेंगे तो साइन 0 आ जाएगा, आप कहेंगे साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है, और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा,
यानी कि 0 पे ये इक्वल हो रहा है, और किसी पे होगा क्या? तो चलिए करके देख ही लेते हैं। तो साइन 30 अगर हम रखते हैं तो 30 दूनी 60 हो जाएगा, यानी इधर हो जाएगा साइन 60 और इधर हो जाएगा 2 गुणे साइन 30। तो क्या ये इक्वल हुआ? आप कहेंगे नहीं, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। 45 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा, यहाँ पे 45 रहेगा। यानी कि आप कोई भी वैल्यू रखेंगे 0 के अलावा तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो 0 ही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे आगे की तरफ, और अब हम सवाल लगाएंगे 8.3 का, एक्सरसाइज नंबर 8.3, जो कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। क्या? 8.3। चलिए उसमें किस तरीके के कौन से बेसिस पे सवाल पूछे जाएंगे तो हम आपको बताएंगे। कल आपको 3 आपको सिद्ध करके सूत्र बताए गए थे। एक था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दूसरा था सेक स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर प्लस 1, और तीसरा था कोसिक स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर प्लस 1। इस पे आधारित होंगे ये सभी सवाल। ठीक है, इसमें आपका पहला क्वेश्चन ही शुरू होता है। बोला जा रहा है त्रिकोणमिति अनुपात दिया गया है। क्या? साइन ए और क्या है सेक ए और क्या है tan ए। इन तीनों अनुपातों को आपको किसके रूप में लिखना है? आपको cot ए के रूप में लिखना है। आप कहेंगे ये कैसा सवाल है और इसमें क्या बोला जा रहा है, हमें तो समझ ही नहीं आया। हम कहेंगे चलिए समझने का प्रयास करते हैं। cot ए के फॉर्म में इन तीनों को लिखना है। इन तीनों को हम कैसे लिखेंगे? मतलब कि साइन ए को इस तरीके से बदलना है कि उसमें कॉट आ जाए। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? हम कहेंगे हो सकता है। तो चलिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है? किसी फॉर्मूले में साइन आता है क्या? तो आप कहेंगे जी हमने पहला ही फॉर्मूला कल पढ़ा था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमें साइन से मतलब है केवल, तो यहाँ पे ए लगाते हैं एंगल में, और साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। चलिए इतनी बात हमें समझ में आ चुकी होगी। तो हमें केवल साइन चाहिए, तो साइन स्क्वायर हटाते हैं और दूसरे तरफ स्क्वायर रूट लगाते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और रूट लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, हम कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे कि हम इसको 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कल कि cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा होता है। क्यों? क्योंकि ये cos और सेक आपस में अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। हमने कल इसकी बात भी की थी। तो चलिए अब आगे क्या लिखेंगे? हम कहेंगे कि रूट में 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? तो हमने कल इसकी भी बात की थी। आप कहेंगे कहाँ बात की थी? हम कहेंगे कि हमने पढ़ा था सेक स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर प्लस 1, ये फार्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे कि आप कहेंगे कि अब क्या कर सकते हैं। हमने बोला था आपको कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा होता है, यानी कि ये दोनों भी आपस में अपोजिट होते हैं। तो आपको जब टेन दिख गया तो आप इसे कॉट में बदल सकते हैं। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बदल ही सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? तो रूट में 1 माइनस 1 अपान टेन को क्या लिखेंगे? 1 अपान कॉट का स्क्वायर प्लस का 1। आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर दें या इसी पे छोड़ सकते हैं। तो आप कहेंगे तो हम इसे और सिंप्लीफाई कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं क्या? रूट में 1 माइनस का 1 अपान कॉट स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो आप कहेंगे 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए अपान यहाँ पे बचेगा कॉट स्क्वायर। तो जब यहाँ पे बचेगा इसका भी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो हम आगे क्या देखेंगे? कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, इसको लिखा हमने। और फिर हमारे पास क्या बचा? नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे हमारे पास बचेगा क्या, ये कॉट स्क्वायर ए माइनस का वन अपान वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और इस पूरे का बटा बचेगा, कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरीके से हम साइन को लिख सकते हैं, और इसी तरीके से हम सिक और टेन को भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने साइन के फॉर्मूले को बदल करके कॉट को उसमें लाया, उसी तरीके से आप सेक वाले फॉर्मूले को जब आप इलोग्रेट करेंगे यानी खोलेंगे, जब उसको विस्तार से लिखते जाएंगे तो आप पाएंगे क्या, उसमें भी कॉट आएगा। टेन के फॉर्मूले में भी आप पुट करेंगे तो कहीं से ना कहीं से कॉट को आप ला देंगे, और इस तरीके से हम पहला और दूसरा क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है आप इस तरीके के प्रश्न को अच्छे से कर पाएंगे। अब हम आगे के क्वेश्चन पे चलेंगे, जो है तीसरा प्रश्न क्या बोलता है। तीसरा क्वेश्चन बोलता है कि एमसीक्यू है, जिसमें दिया गया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का 9 टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा। तो याद करिए वही फार्मूला जो हमने आपको बताया था, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ था, टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1। हमने इसी को और बदल के लिखा था, जब टेन स्क्वायर को दूसरे साइड लाया था सेक स्क्वायर के साथ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये फार्मूला हमने कल पढ़ा था। क्या इसी तरीके से ये भी फार्मूला दिख रहा है, केवल यहाँ पे 9 आ चुका है, ठीक आ चुका। तो हम क्या देख पाएंगे, हम देख पाएंगे कि जब हम 9 को कॉमन करेंगे और सेक स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर ए लिखेंगे तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी और बचेगा क्या, 9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से एमसीक्यू भी होंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारे एमसीक्यू भी होंगे, और हम बढ़ेंगे आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, उसमें से हम पहले ही प्रश्न को उठाते हैं और आप देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे सिद्ध किया जाता है प्रश्नों को, और इसी तरीके के प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो दिया गया है क्या, सिद्ध करना है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर है, किसके बराबर है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक है। हम कॉस थीटा और कॉट थीटा को साइन और कॉस के फॉर्म में लिखते हैं। आप कहेंगे कैसे लिखेंगे जी, तो हम कहेंगे चलिए बताते हैं आपको। कॉस इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहेंगे 1 अपान साइन थीटा होता है, और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हमने बताया था कल कि कॉस थीटा अपान साइन थीटा होता है। आप कहेंगे जी हमने कल इस बात को तो पढ़ा ही था, हमें इसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि हमारे पास ये आ जाए, तभी तो प्रूफ होगा। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल तभी प्रूफ होगा। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं बातों को। और ये दोनों आप देख पा रहे होंगे कि एलसीएम हमारा यानी बेस सेम है, तो दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, यानी 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, यानी कि ऊपर नीचे स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ चुकी होगी आपको। आप कहेंगे अब इसके आगे क्या करना होगा हमें, हम कहेंगे चलिए बताते हैं आपको क्या करना होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, दो बार इसको लिख सकते हैं। बटे का नीचे क्या लिखेंगे आप देख पा रहे होंगे कि आपको साइन स्क्वायर थीटा दिख पा रहा होगा। तो ये क्या होता है, इसका फार्मूला आप पढ़े होंगे कल कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1, अगर हम साइन स्क्वायर की ही वैल्यू निकालें, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल, ये तो हमने कल पढ़ा ही था, तो हम कहेंगे जी बिल्कुल वही लिखना है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए ठीक है, क्या आप अब इसको भी कुछ और लिखा जा सकता है? आप कहेंगे जी बिल्कुल हम लिख सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्या लिख सकते हैं, हमें ये तो नहीं पता। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा जो कि ऊपर है, और इसी को और लिखा 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी ऊपर लिखा हुआ है। तो नीचे क्या लिखना है? नीचे आप देख पा रहे होंगे कि एक जो है इसके ऊपर हम स्क्वायर लगाते हैं, तो एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये फॉर्मूला है किस चीज का? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, बीच में मल्टीप्लाई होता है। तो चलिए लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरे में 1 प्लस कॉस थीटा। आप कहेंगे कुछ कट रहा है क्या? हम कहेंगे जी बिल्कुल कट रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कटेगा। आप कहेंगे ये तो वही ऊपर वाली चीज आ गई क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अब अपान 1 प्लस कॉस थीटा। आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो एक बार देखिए सवाल को और फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगले तरीके से समझने का सवालों को प्रयास करेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है, अगला जो हमारा प्रश्न बोलेगा, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है जी? क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस का कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। चलिए अब हम बात करेंगे क्या, इसको भी सिद्ध करना है, इसके बराबर इसको लाना है, ठीक है। फिर से इसमें क्या करेंगे, हम जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनको हम साइन और कॉस के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे? तो tan को हम करेंगे क्या, आप कहेंगे हमने अभी पढ़ा साइन बटे कॉस, थीटा थीटा लिखेंगे और बटे में 1 माइनस कॉट है, तो कॉट को क्या लिखेंगे? आप कहेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। चलिए इतनी बात तो समझ में आ गई। प्लस में क्या लिखेंगे? कॉट थीटा को आप कहेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, नीचे है 1 माइनस टेन थीटा यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा। चलिए इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं बातों को। तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को यहीं रहने देते हैं और फिर लिखते हैं हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम आगे लिखेंगे यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, आप कहेंगे कॉस थीटा होगा माइनस का साइन थीटा होगा अपॉन कॉस थीटा। हमने अभी आपको बताया था जब 4 बटे होंगे तो सबसे ऊपर और सबसे नीचे का मल्टीप्लाई एक साथ होगा। आप कहेंगे यहाँ तो साइन स्क्वायर ऊपर आएगा, तो हम कहेंगे जी बिल्कुल वही होगा। हम चलिए लिखते हैं यहाँ पे क्या, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या बचेगा, ये अंदर का दोनों का मल्टीप्लाई आपस में होगा। आप कहेंगे ये तो इस तरीके से कुछ होगा, किस तरीके से, कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए दूसरा क्या है? दूसरा आप देख रहे होंगे कि ऊपर में क्या होगा, ये दोनों कॉस कॉस का मल्टीप्लाई होगा, आप कहेंगे कॉस स्क्वायर बनेगा। चलिए लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या होगा? नीचे फिर वही बात कि साइन होगा यहाँ पे और ब्रैकेट में होगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब हम बात को आगे बढ़ाएंगे और क्या करेंगे, अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं
और इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में कर देते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अपान क्या होगा, कॉस थीटा का साइन थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे कि साइन थीटा कॉस थीटा दोनों का मल्टीप्लाई माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे आप कहेंगे साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना आ चुका है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे और आगे बात को बढ़ाएंगे। दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, नीचे मिलेगा ये और ये, ठीक है। तो यानी साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में मिलेगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, कर ही देते हैं। तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और साइन स्क्वायर थीटा और ये पूरा आएगा हमारे सामने और यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा और कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आएगा ये नीचे की पूरी कहानी, ठीक। कुछ इस तरीके से हमारे सामने आ रहा होगा। अब हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं और इसको भी देखते हैं क्या आता है। 1 प्लस का सेक को हम क्या लिखेंगे, सेक को लिखेंगे 1 अपान कॉस थीटा और कोसिक को लिखेंगे इंटू में 1 अपान साइन थीटा। तो हम कहेंगे कि दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 1 अपान कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, यहाँ पे 1 है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे एक में तो क्या कहेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस का 1 अपान में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा। कुछ इस तरीके का हमारे सामने आ रहा होगा जी। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके के समीकरण बन रहे होंगे और चलिए इसको बना करके देखते हैं क्या बनता है। तो इसका जब मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा, आप कहेंगे वही आएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, चलिए कर इसका मल्टीप्लाई जब साइन स्क्वायर का इसके साथ करेंगे तो हम पाएंगे क्या, साइन क्यूब थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो साइन 4 थीटा, साइन के पावर 4 थीटा और बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आप कहेंगे कि कॉस के पावर 3 थीटा और इंटू में साइन थीटा, साथ ही माइनस लगेगा और क्या आएगा, और आएगा कॉस के पावर 4 थीटा। चलिए इतना हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे नीचे का मल्टीप्लाई करके कि हमें क्या मिलता है। नीचे का जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, आप कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या होगा माइनस साइन क्यूब थीटा और कॉस थीटा और यहाँ पे माइनस क्या होगा साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा, माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा होगा जी, कॉस स्क्वायर। चलिए इतनी बात आएगी हमारे सामने। आगे क्या कर सकते हैं हम,